नमस्कार दोस्तों, ये है ईवीएस प्रैक्टिस सेट 6। आपको पता है हम स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसकी जो 5 वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दी है, तो आपने वो भी देख लेनी है। आपको पता है कि जो ईवीएस है वो 20 मार्क्स की रहेगी। थर्ड फोर्थ जो और फिफ्थ की जो बुक है ईवीएस की, वहीं से ही बुक से ही क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन 20 नंबर के रहेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, पहली 5 वीडियो, तो आप उनको देख लीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप वो वीडियो देखते हो तो 20 के ईवीएस की मैं आप गारंटी देता हूँ आपको कि 20 में से 18 और 19 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए, वो तो आएंगे आपको, अगर आप ढंग से देखते हो वीडियो। तो पिछली 5 वीडियो भी आपने देख लेनी है, आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 है, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में कितनी दूर तक गई। सुनीता विलियम्स के बारे में बोला गया है। तो सुनीता विलियम्स जो थी वो अंतरिक्ष यात्री थी। तो वो कितने दूर तक गई, तो इसके ऑप्शन है 360 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए है, और ऑप्शन नंबर बी है 36,000 किलोमीटर, सी है 500 किलोमीटर, डी है 300 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 360 किलोमीटर। सुनीता विलियम्स जो है वो 360 किलोमीटर तक अंतरिक्ष में गई थी, 360 मीटर की ऊंचाई पे। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। जो सुनीता विलियम है वो यूएस से कंट्री, जो अमेरिका है, मतलब यूएस से, उस देश की नागरिक है। वैसे भारत से भी उनका संबंध है, क्योंकि वो भारतीय मूल की है। वो भारतीय मूल की है, भारत की नहीं है, रहती वहीं पे यूएसए में ही, पर भारतीय मूल है उनका, इंडियन ओरिजिन है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। और वो नासा में वो काम करती है, नासा का भी आपने ध्यान रखना है कि ये यूएसए में है। ठीक है, तो 360 किलोमीटर तक वो अंतरिक्ष में गई। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, मनाली, लद्दाख, तिब्बत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान बोला जाता है। रेगिस्तान तो आपको पता है कि रेगिस्तान कहाँ होता है, जहाँ रेत ही रेत होती है। रेगिस्तान वैसे है कहाँ, वो है राजस्थान में। पर यहाँ पे ठंडा रेगिस्तान की बात हो। ठंडा रेगिस्तान का मतलब है कि जहाँ पे बहुत ठंड हो, तो ये लद्दाख को बोला जाता है ठंडा रेगिस्तान। आपको पता होगा लद्दाख कहाँ पे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, डोंगा एक प्रकार का घर है जो किन स्थानों पर पाया जाता है। जो किस स्थान पर पाया जाता है, ये होना चाहिए था इसका। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, श्रीनगर, उत्तराखंड, केरल। इसको आ जाएगा बेटा श्रीनगर, ऑप्शन नंबर बी। आपके चैप्टर में है ये। श्रीनगर में देखो क्या होता है, वहाँ पे जो नदी, रिवर या झील में क्या करते हैं वहाँ पे लोग, जो झेलम जो नदी है एक, उसमें क्या किया जाता है कि जो नाव होती, नाव मतलब बोट होती है, जो जिसको आप बोट बोलते हो, उसी में ही सारी, उसमें ही खाने पीने की चीज़ें भी होती है उसी नाव के अंदर, सब कुछ। और उसी नाव के अंदर वो रहते हैं, पानी के बीच ही रहते हैं, नाव के अंदर ही रहते हैं, खाने पीने की चीज़ें भी उसमें ही होती। तो उसी नाव को क्या बोला जाता है, हाउस बोट बोला जाता है ना उसको, क्योंकि वो एक घर की तरह है। जो वो बोट है वो घर की तरह है, उसको हाउस बोट बोला जाता है। और उसी को ही डोंगा बोला जाता है। ठीक है, उसी हाउस बोट को क्या बोला जाता है, डोंगा। तो श्रीनगर में ये होता है डोंगा। ध्यान रखना है आपने, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, सरहुल का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो सरहुल का त्यौहार है, ऑप्शन नंबर ए है झारखंड, ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है केरल। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड में सरहुल का त्यौहार बनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने भी त्यौहार है वो आपने सारे देख लेना है, जितने भी त्यौहार है आपकी बुक में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसकी मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा कि कुछ मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस कर दिए त्यौहार। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सरहुल का त्यौहार झारखंड में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग किसे रास्ता देने के लिए किया जाता है। तो जेब्रा क्रॉसिंग जो है, किसे रास्ता दिया जाता है जेब्रा क्रॉसिंग में। आपने सुना होगा नाम जेब्रा क्रॉसिंग का।
ऑप्शन नंबर ए है साइकिल चालक, ऑप्शन नंबर बी है पैदल यात्री, ऑप्शन नंबर सी है जंगली जानवर और ऑप्शन नंबर डी है एम्बुलेंस। तो इसमें इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पैदल यात्री। पैदल यात्री को रास्ता देने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग होती है, जो स्पेस पे धारियाँ होती है रोड पे, तो उसमें पैदल यात्री सड़क पार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा पैदल यात्री, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राज्य में सर्वाधिक मसाले उगाए जाते हैं? केरल, बिहार, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल। केरल में सबसे ज़्यादा मसाले उगाए जाते हैं, मसाले मतलब स्पाइसेस। ठीक है, ध्यान रखना है आपने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा ईंधन सबसे कम प्रदूषण करता है? ईंधन मतलब जो फ्यूल होता है ना, जैसे गाड़ी चलती है उसमें पेट्रोल और डीजल लगता है, ये सारा पेट्रोल डीजल क्या है? ईंधन है, ये हमारे को एनर्जी देते हैं जिससे गाड़ी चलती है। वैसे ही आप आग जलाते हो घर में, रसोई गैस है आपकी, ये सब कुछ सारे क्या है? ये ईंधन है एक, जो आपको ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है सबसे स्वच्छ कौन सा? स्वच्छ का मतलब है कि जिससे कोई प्रदूषण नहीं होता, वो बताना है। इसमें है पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, कोयला। इसका आंसर हो जाएगा सीएनजी। सीएनजी जो है ये एक गैस है, इससे बहुत कम प्रदूषण होता है, मतलब नाम मात्र का, क्या बिल्कुल नहीं होता, ऐसे मान लो आप। सीएनजी का प्रयोग दिल्ली में किया जाता है, गाड़ियों में किया जाता है ईंधन के रूप में। सीएनजी एक गैस है, उसका गाड़ियों में प्रयोग किया जाता है दिल्ली में। ठीक है, तो जो बाकी जो पेट्रोल डीजल है इनसे तो बहुत प्रदूषण होता है, गाड़ियों में धुआं निकलता है, और कोयले से तो सबसे ज़्यादा ही प्रदूषण होता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीएनजी। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन सा त्यौहार फसलों की कटाई से संबंधित नहीं है? वो त्यौहार बताना है आपने जो फसलों की कटाई से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है बैसाखी, पोंगल, बिहू, छठ पूजा। तो इसका हो जाएगा बेटा छठ पूजा, जो बिहार पश्चिम बंगाल में इस साइड को ये मनाया जाता है ज़्यादा है त्यौहार, छठ पूजा। ठीक है, तो छठ पूजा का संबंध फसलों की कटाई से नहीं है। जो बाकी जितने भी त्यौहार है ये फसलों की कटाई के समय ये मनाए जाते हैं। जैसे बैसाखी है वो पंजाब साइड ज़्यादा मनाई जाती है, और पोंगल है जो वो तमिलनाडु में मनाया जाता है, और बिहू जो है वो असम में मनाया जाता है। फसलों की कटाई के त्यौहार है, सारे फेस्टिवल है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा छठ पूजा। छठ पूजा फसलों की कटाई का त्यौहार नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, मृत सागर के 1 लीटर पानी में कितना ग्राम नमक होता है? पहले भी ये इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो जो डेड सी है, मृत सागर, उसको डेड सी भी बोलते हैं, उसमें 1 लीटर पानी में बहुत नमक होता है। कितना ग्राम होता है वो बताना है। तो इसके ऑप्शन है 300 ग्राम, 500 ग्राम, 600 ग्राम, 350 ग्राम। तो इसका हो जाएगा 300 ग्राम। ठीक है, एक जो मृत सागर मतलब 1 लीटर पानी में, मृत सागर के 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। ध्यान रखना है आपने ये। अगर 2 लीटर का पूछा ना आपसे, तो 2 लीटर में कितना होगा? 2 लीटर में होगा बेटा 600 ग्राम। ठीक है, 3 लीटर में पूछा तो 900 ग्राम, 2.5 लीटर में पूछा तो 750 ग्राम। तो आपने ध्यान देना है, ये 1 लीटर में होता है 300 ग्राम। आपकी बुक में भी ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 300 ग्राम। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, बछेंद्री पॉल को ट्रेनिंग देने वाले गाइड का क्या नाम था? बछेंद्री पॉल जो थी उनको ट्रेनिंग दी थी। आपको पता है जो बछेंद्री पॉल है वो सबसे पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा था, मतलब माउंट एवरेस्ट को पार किया था, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। तो बछेंद्री पॉल सबसे पहली महिला थी। ठीक है, आपने ध्यान रखा, इनके बारे में जान लेना है। तो इन्होंने जो ट्रेनिंग की थी, जो मतलब पर्वतारोहण होता, मतलब पर्वत पे चढ़ने की जो ट्रेनिंग दी जाती है, उसका इंस्टीट्यूट है एक, मतलब उसका संस्थान है जहाँ ये ट्रेनिंग दी जाती है, वो है उत्तराखंड में। उसको बोला जाता है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। तो पर्वतारोहण संस्थान है वो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी में वो संस्थान है। तो वहाँ पे ट्रेनिंग की थी बछेंद्री पॉल ने, और उनको जो
ट्रेनिंग देने वाले गाइड, मतलब उनको जो उनके टीचर थे, जो गाइड बोल लो आप या टीचर बोल लो, उनका नाम था ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने उनको ट्रेनिंग दी थी। पढ़ा होगा आपने, क्लास 5 की बुक से ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 है, रोनाल्ड रोस को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? यहाँ पे रोनाल्डो लिख दिया है मैंने, ये रोनाल्डो ना रोनाल्ड, ठीक है, ध्यान देना है आपने। रोनाल्ड रोस को किस खोज के लिए ये पुरस्कार मिला था एक, ठीक है, ये नोबेल पुरस्कार मिला था, बहुत बड़ा पुरस्कार होता है ये। ऑप्शन नंबर ए है पोलियो वैक्सीन की खोज करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है यह पता लगाने के लिए कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। ऑप्शन नंबर सी है रेबीज वैक्सीन की खोज के लिए। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी। जो रोनाल्ड रोस जो थे, उन्होंने सबसे पहले पता लगाया था कि मलेरिया जो है मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। 1900 के आसपास उन्होंने ये पता लगाया था कुछ, हाँ। तो उन्होंने सबसे पहले लगाया था पता। उससे पहले साइंटिस्ट को या डॉक्टर को पता नहीं था कि मलेरिया का तो उनको पता था बीमारी का, पर उनको ये पता नहीं था कि मलेरिया होता किससे, क्यों, क्या कारण है मलेरिया का। तो जो रोनाल्ड रोस जो थे वो उस टाइम भारत में काम कर रहे थे, उन्होंने पता लगाया था जो मलेरिया जो होता है वो मच्छर के काटने से होता है, ठीक है, ध्यान देना आपने। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से कौन सी गैस का प्रयोग खाना पकाने में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है CNG, उसके बाद LPG, ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बहुत से लोग ऑक्सीजन कराएंगे आंसर। ऑक्सीजन तो हमारी सांस के लिए होती है ज़रूरी, ये ध्यान रखना है आपने। जो खाना पकाने की जो गैस है जो आप यूज़ करते हो घर में, रसोई गैस, जिससे आप चूल्हा जलाते हो, चाय बनाते हो, खाना बनाते हो, वहाँ पे जो उस गैस का नाम है LPG, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसकी फुल फॉर्म है। तो फुल फॉर्म तो नहीं पूछेंगे आपसे इस बारे में पूछ सकते हैं LPG के बारे में, ठीक है। जो रसोई गैस जो है आपकी वो कौन सी है? LPG। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, अफसाना का संबंध किस खेल से है? अफसाना आपको पता है कहाँ की थी, वो आपने देख लेना है कि किस स्टेट की अफसाना थी, ये आपने ध्यान रख देखा, ये आपके लिए काम है। तो अफसाना का संबंध जो है किस खेल से, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा खेल वो खेलती थी? एक लड़की थी। ऑप्शन नंबर ए है क्रिकेट, ऑप्शन नंबर बी है कबड्डी, ऑप्शन नंबर सी है बास्केटबॉल, ऑप्शन नंबर डी है हॉकी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बास्केटबॉल। अफसाना का संबंध बास्केटबॉल से था, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस राज्य में झूम कृषि की जाती है? झूम कृषि के बारे में पूछा गया है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो झूम कृषि जो है वो इसके देखो, पहले तो आप झूम कृषि के बारे में समझ लो कि झूम कृषि क्या होती है, इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन बनेंगे, तो घुमा फिरा के क्वेश्चन बन सकता है। तो झूम कृषि के बारे में आप जान लीजिए। झूम कृषि क्या होती है? ये कुछ आदिवासी लोगों द्वारा की जाती है। आदिवासी मतलब जो जंगल में रहते हैं, वो क्या करते हैं कि कई जंगल पे जाएंगे, वहाँ के जो पेड़ पौधे होंगे उस किसी स्थान पर उनको काट लेंगे, मतलब वो समतल सी जमीन देखेगी गई, उन पेड़ पौधों को काट लेंगे और उनको जला लेंगे। काटने के बाद पत्तियाँ वगैरह, जो झाड़ियाँ वगैरह होगी, पेड़ होगा, उनको काट लेंगे। उनको काटने के बाद जला लेंगे। तो क्या करेंगे, जो जलने के बाद जो राख बचेगी उसी में ही वो क्या करते हैं, जमीन में वहीं पे बीज डाल देते हैं। इससे क्या होता है, जो राख है वो खाद का काम करती है। तो 1-2 साल तक या 2-3 साल तक वो उस जमीन में बुआई करते हैं, वहाँ पे फसल उगाते हैं, और फिर 1-2 साल बाद फिर उस जमीन को खाली छोड़ देते हैं, मतलब वहाँ से चले जाते हैं, दूसरे जंगल चले जाते हैं। फिर वहीं पे भी ऐसा ही करेंगे, झाड़ियाँ काटेंगे, पेड़ काटेंगे, फसल उगाएंगे, फिर वहाँ को छोड़ देंगे, फिर तीसरी जगह जाएंगे। तो ये बात आपने समझनी है। इस कृषि को क्या बोला जाता है? झूम कृषि, ठीक है, ध्यान देना बेटा आपने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये कई वैसे की तो ये बहुत जगह जाती है, तो पर इसमें जो आपकी बुक में वो मिजोरम के बारे में लिखा गया है, तो आपने मिजोरम ध्यान रखना है। इसमें ऑप्शन दिए है मिजोरम, राजस्थान, उड़ीसा, केरल। तो मिजोरम आपने ध्यान रखना है। अगर नॉर्थ
मिजोरम यहाँ पे नहीं हुआ, और नॉर्थ ईस्ट की और स्टेट हुई, जैसे बाकी यहाँ पे मणिपुर वगैरह, असम, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट आपने देख लेनी है मैप में, उनमें वहाँ पे वो भी इसके आंसर हो सकते हैं अगर मिजोरम नहीं है। ठीक है, तो आपने ध्यान देना है ये। वैसे कई जगह की जाती है खेती, पर इसमें आपकी बुक में जो है वो मिजोरम के बारे में ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। झूम कृषि आपने बहुत ध्यान रखना है बेटा, पक्का आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, ग्रेगर मेंडल किस देश के निवासी थे? ग्रेगर मेंडल जो है वो किस देश के निवासी थे? इसका ऑप्शन नंबर ए है भारत, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, फ्रांस। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया एक कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया से अलग है ये, ऑस्ट्रेलिया नहीं सोचना इसको, ये यूरोप की ये कंट्री है ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो ग्रेगर मेंडल जो थे वो ऑस्ट्रिया के निवासी थे। इन्होंने क्या किया था, इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन आएगा एक, इनके बारे में कुछ भी आ सकता है, किस देश के निवासी थे क्या, या फिर ये भी आ सकता है कि इन्होंने किस चीज़ पर प्रयोग किए थे। इन्होंने जो प्रयोग किए थे, इन्होंने मटर पे प्रयोग किए थे सबसे पहले, ध्यान रखना है आपने, मटर का ध्यान रखना है ग्रेगर मेंडल ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन कहाँ पर स्थित है? छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन की बात की गई है, तो ये बताना है आपने कि कहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, ऑप्शन नंबर बी है पुणे, ऑप्शन नंबर सी है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर डी है श्रीनगर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। मुंबई में है स्थित है छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी है यूरी गॉगरिन, ऑप्शन नंबर सी है राकेश शर्मा, ऑप्शन नंबर डी है कर्णम मल्लेश्वरी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, सोयाबीन की उत्पत्ति सबसे पहले किस देश में हुई? तो सोयाबीन की जो उत्पत्ति है वो सबसे पहले किस देश में हुई, इसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है भारत, बी है चीन, सी है म्यांमार, डी है साउथ अफ्रीका। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन में सबसे पहले सोयाबीन की शुरुआत हुई थी, वहीं पे उत्पत्ति हुई, वहीं से ये बाकी देशों में फैली। ठीक है, तो इसका बेटा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो जितने भी है ना, ये सोयाबीन है, मिर्ची है, आलू है, पता नहीं क्या क्या उसमें है, कोई तीसरा या चौथा चैप्टर है ईवीएस का, इसके बारे में बात करूँगा, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, देख लेना है आपने, वो सारे देख लेना बेटा। भिंडी है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें है, चाय है, सबके बारे में लिखा है कि वो कहाँ से आई है। तो उनमें से कोई भी पूछ जा सकता है आपसे, एक क्वेश्चन पक्का पूछ जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे चीन, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, अफसाना दीवार फांद चुकी है में किस तरह की दीवार को इंगित किया गया है? अफसाना के बारे में बोला गया है, अफसाना दीवार फांद चुकी है। फांद चुके का मतलब है कि दीवार को क्रॉस कर दिया, पार कर दिया है। में किस तरह की दीवार को इंगित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है सीमेंट से बनी दीवार, ऑप्शन नंबर बी है कच्ची मिट्टी से बनी दीवार, ऑप्शन नंबर सी है जाति रंग भेद की दीवार, ऑप्शन नंबर डी है लिंग भेद की दीवार। ये क्वेश्चन बेटा पहले भी पूछा गया है। तो देखो, सबसे पहले तो दीवार फांदने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि छलांग लगा ली दीवार से, एक जगह से दूसरी जगह को छलांग लगा ली दीवार के ऊपर से, ये मतलब तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। अफसाना के बारे में आपने पता करना है। अफसाना जो थी एक लड़की थी, और उसने क्या किया था, मतलब वो छोटी सी उम्र में ही उसने वो खेलने चली गई थी, उसके घर से उसको खेलने के लिए मना कर रहे थे, तब भी वो खेलने गई, बहुत दूर तक गई, और उसने मुंबई को रिप्रेजेंट किया, मतलब मुंबई सिटी को रिप्रेजेंट किया, उसकी कप्तान बनी थी शायद, और बास्केटबॉल वो खेलती थी, ध्यान रखना है आपने ये भी। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा बेटा लिंग भेद की दीवार। लिंग भेद की दीवार इसलिए होगा क्योंकि जो लड़कियां जो होती है उनको इतनी आसानी से भेजा नहीं जाता है, खेलने नहीं भेजा जाता, पढ़ने नहीं भेजा जाता, मतलब बड़े बड़े काम के लिए नहीं भेजा जाता है। अब तो चलो नहीं रहा इतना भेदभाव, पर पहले तो बहुत होता था। ऐसा बोला जाता था कि लड़कियों की बस शादी करवा दो, पढ़ाना क्यों उनको ज़्यादा, बस थोड़ा बहुत पढ़ाते थे और फिर शादी करवा देते थे, जो कि गलत चीज़ थी। तो ऐसी स्थिति में भी अफसाना ने
मतलब हौसला रखा और इतना आगे गई खेलते खेलते। तो इसका ध्यान रखा आपने। तो जो लड़के और लड़कियों में जो भेदभाव होता है वैसे ही अफसाना के साथ होता था लड़के, क्योंकि वो लड़की थी तो भेदभाव होता था। तो इस जो लड़के और लड़कियों के बीच जो भेदभाव होता है उस भेदभाव को क्या बोला जाता है बेटा? उसको बोला जाता है लिंग भेद। ठीक है, तो लिंग भेद इसका आंसर हो जाना था। लिंग भेद की दीवार उसने पार की, जो समाज ने बनाई है। ठीक है, समाजी तो ऐसी दीवारें बनाता है जिसमें कि हमारे को मतलब लड़कियों को आज़ादी नहीं दी जाती, या किसी को और को आज़ादी नहीं दी जाती कि ये वो नहीं कर सकता, ये काम नहीं कर सकता, लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो ये सब दीवारें समाज द्वारा बनाई गई दीवार है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाना था लिंग भेद की दीवार। क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से कौन सा शिकारी पौधा है? शिकारी पौधे के बारे में बताना है। तो शिकारी पौधा जो होता है वो क्या करता है? छोटे छोटे जीवों को वो शिकार करता है, उनको फंसा लेता है और मर जाते वो जीव, उसके अंदर खा लेता है उनको। ठीक है, तो ऑप्शन है कैक्टस, धतूरा, निफेंथिस और जिनिया। तो इसका हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, निफेंथिस। निफेंथिस ये आपकी बुक में भी है, इसको इंग्लिश में पिक्चर प्लांट भी बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने ध्यान देना है कि आपने एक चीज़ पता करनी है। आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में आपने पता करना है कि वो किस राज्य की रहने वाली थी, उन्होंने क्या कार्य किया था, किस लिए उनको जाना जाता है। अगर आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो आपने इसका आंसर, अगर आपको आता है तो आपने कमेंट करना है, अगर नहीं आता है तो तब भी आपने देख के बताना है और कमेंट करना है। कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से था ये बताना है, और ये बताना है कि वो किस राज्य की रहने वाली है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके काम आएगी। अगर आपको कोई डाउट हो और आपको पिछले साल के पेपर चाहिए इसके स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, कमेंट में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर इस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है, आपने कोई भी बात करनी है मेरे से, तो आप मेरे को कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप में मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।